नमस्कार दोस्तों, मैं तेजकर्ण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का टीके स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो एशियन हिस्ट्री के अंदर जो मौर्य वंश के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। मौर्य वंश का जो अगला हमारा जो टॉपिक है चंद्रगुप्त जो मौर्य, उसकी विजयों का आज बहुत ही डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन परिचय के बारे में हमने बहुत डिटेल से अध्ययन किया था, ठीक है। उसमें भी हमने कुछ विजयों के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था कि संपूर्ण जो विजय है चंद्रगुप्त मौर्य की, उनके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करने वाले। तो आज हम चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों के बारे में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, उसकी विजयों की बात अगर करें तो पहली विजय है यूनानियों का निष्कासन व पंजाब पर अधिकार। देखिए, भारत पर जब यूनानियों का भारत पर आक्रमण हुआ और यूनानियों का आक्रमण के पश्चात भारत पर अनेक राज्यों पर यूनानियों का अधिकार हो गया था, और उन यूनानियों को भारत से निष्कासन करने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। जैसे जो सिकंदर महान है, और सिकंदर महान के जो भी उत्तराधिकारी जैसे सेल्यूकस निकेटर है, ऐसे यूनानियों को उसने भारत से निष्कासित किया है। और साथ ही हम बात करेंगे पंजाब पर विजय की बात करेंगे, यानी कि पंजाब पर पहली विजय थी किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, यानी कि सिकंदर महान की मृत्यु के पश्चात होता क्या है कि भारत पर जितने ही भी क्षेत्रों पर सिकंदर महान ने शासन किया था, उस साम्राज्य का बंटवारा करने के लिए उन उत्तराधिकारियों के मध्य एक संधि होती है, उसको ट्रिपेंडियस की संधि बोलते हैं, इसको या ट्रिपेरेडियस की संधि भी कहते हैं। ये संधि होते 331 BC के अंदर होती है, ठीक है। तो इसको अपन अध्ययन से देखते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, ट्रिपेंडियस की संधि 321 BC में सिकंदर के जो विभिन्न सेनापति थे, इन सेनापतियों के मध्य ट्रिपेंडेरियस से में संपन्न होती है, यानी कि ट्रिपेंडियंस की जो संधि है वो ट्रिपेरेडियस नामक एक स्थान है, वहाँ पर ये समझौता होता है। इसके अनुसार, इस समझौते के अनुसार होता क्या है, इसके अनुसार सिकंदर के साम्राज्य का विभाजन उसके विभिन्न सेनापतियों में किया गया, यानी कि उसकी जो भी साम्राज्य उसने जीता था सिकंदर महान ने भारत पर, फिर जब उसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन के अंदर, फिर इसके पश्चात जैसे जो निरयाकस है, और जैसे राजा पोरस है, और सेल्यूकस निकेटर है, इनके मध्य जैसे राजा आम्बी है, शशिगुप्त, इनके मध्य क्या होता है कि उसकी साम्राज्य का बंटवारा होता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। एक बार वापस चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रारंभिक साम्राज्य विस्तार में हिमालय क्षेत्र के प्रवर्तक नामक शासक से क्या सहायता प्राप्त करता है, और उस पर जो सेल्यूकस निकेटर उस पर आक्रमण करता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। इस संधि में देखिए, इस संधि जो ट्रिपेंडियस की संधि है, इस संधि में पंजाब के उन क्षेत्रों का उल्लेख नहीं है, यानी कि जो इस संधि है, यानी कि जो ट्रिपेंडियस की संधि हुई है उसमें से पंजाब का उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी राज्य जीते हुए सिकंदर महान के जो जीते हुए राज्य थे उसका बंटवारा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो सिकंदर के अधिकार में थे, ठीक है, और इससे यह संकेत मिलता है कि इस संधि से पहले ही चंद्रगुप्त मौर्य का इस पर अधिकार हो चुका था। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ गई है। इसको अपन दोबारा से देखते हैं। देखिए, आपको पता है सिकंदर महान की मृत्यु के पश्चात सिकंदर की जितने भी जीते हुए भारत के जितने भी राज्य थे, यानी कि प्रांत थे, उन पर जो उनके सेनापति थे, उनके मध्य क्या होता है कि इस बंटवारा होता है, और किस संधि के माध्यम से? ट्रिपेंडियस की संधि के माध्यम से होता है, ट्रिपेंडियस नामक शहर के अंदर, तो उसको ट्रिपेंडियस संधि कहते हैं, ठीक है। दूसरी विजय की अगर बात करें तो देखिए डियर फ्रेंड्स, नंदवंश की पराजय और मगध पर अधिकार। देखिए, नंदवंश की पराजय करता है और मगध पर अधिकार कर लेता है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था नंदवंश पर पहली बार उसने आक्रमण करता है तो वो हार जाता है, फिर दोबारा आक्रमण करता है, फिर उसको जीत जाता है। तो उसकी हम बात करते हैं। देखिए, जिस नंद शासक को पराजित किया वह घननंद या घनानंद का नंद था, यानी कि आपको पता है, या तो उसको कहा गया है घनानंद या घनानंद था, ठीक है। जिसका उल्लेख यूनानी इतिहासकारों ने, यानी इसका उल्लेख यूनानी इतिहास को एक अलग ही नाम से बताया है, अग्रमीज, यानी कि अग्रमीज। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, घनानंद, ठीक है, एक है घनानंद, और एक है अग्रमीज, ये तीन नाम है, सेम है, एक ही नाम है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो नंदवंश का शासक घननंद
घनानंद अग्रमज यानी यूनानी इतिहासकार ने ये नाम बताते हैं। तो उसने क्या किया कि नंदवंश के शासक को पराजित करके उसने मगध पर अधिकार कर लेता है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। सॉरी, आगे बात करते हैं। सॉरी, देखिए सेल्यूकस के साथ युद्ध होता है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। उसकी बात अपन करते हैं। देखिए सेल्यूकस के साथ युद्ध 306 बीसी से लेकर 305 बीसी तक सेल्यूकस निकेटर आता है भारत पर आक्रमण करने के लिए, जो सिकंदर महान का सपना पूरा करने के लिए, लेकिन ये भी इसका सपना पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो देखिए जो सेल्यूकस निकेटर था ये क्या करता है? ये करता है जो बैक्ट्रिया में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने, यानी कि बैक्ट्रिया को जीतने के बाद वह क्या करता है? सेल्यूकस ने भारत की ओर प्रयाण, यानी कि भारत की ओर क्या करता है? ये आगमन करता है और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ये क्या करता है? युद्ध करता है। तो पहले किसको जीता है? बैक्ट्रिया को जीता, फिर बाद भारत की तरफ रुख करता है और भारत की तरफ रुख करने के पश्चात सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध करता है, ठीक है। यद्यपि अब यूनानी इतिहासकार, देखिए यूनानी इतिहासकार कौन है? एक तो प्लूटार्क, ठीक है, एरियन और स्ट्रेबो आदि ने इस युद्ध के परिणाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। यानी कि एक तो क्या प्लूटार्क है, एरियन और स्ट्रेबो है, इस युद्ध का, यानी कि यूनानी इतिहासकार है, इसने इस युद्ध का कोई उल्लेख नहीं किया है। इन्होंने केवल एक व्यवहारिक संबंध और एरियाना के प्रदेश के बदले चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 500 हाथी सेल्यूकस को देने का उल्लेख करते हैं। यानी कि इसमें एक व्यवहारिक संबंध दोनों के बीच में बताया गया और एरियाना का जो प्रदेश था वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा क्या करते हैं? बदले में चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को वो देता है। यानी कि सेल्यूकस पहले तो क्या एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को देता है, इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में देता है। बस जो यूनानी इतिहासकार यही बात बताते हैं और उनका नाम है प्लूटार्क, एरियन और स्ट्रेबो। डियर फ्रेंड्स, आपको बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो लेकिन पश्चिम में, यानी कि जो पश्चिम है, देखिए ये अगर आप देखिए तो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट के मध्य में क्या है? आपको पता है क्या है? हिंदुकुश पर्वत माला है, ठीक है। तो हिंदुकुश पर्वत माला तक मौर्य साम्राज्य के विस्तार को देखते हुए यह एक सुस्पष्ट है कि सेल्यूकस न केवल पराजित होकर वापस लौटा, बल्कि उसे अपने 4 जो महत्वपूर्ण बहुत बड़े प्रांत है वो चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं। देखिए एक बार इसको वापस सुनिए, क्योंकि 305 ईस्वी के मध्य क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध होता है सिंधु नदी के तट पर। उसमें से सेल्यूकस निकेटर का हार जाता है और वो क्या कहता है? अपनी जो बेटी है हेलेना या कर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है और 5 जो 4 बड़े प्रांत हैं वो 4 बड़े प्रांत उपहार में देता है। किसको? सेल्यूकस निकेटर किसको देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को देता है, ठीक है। और जहाँ पर जो हिंदुकुश पर्वतमाला है, हिंदुकुश पर्वतमाला देखिए तो ये हमारा ये उत्तर और पश्चिम वाला क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये 4 प्रांत है, ये किसको देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को देता है सेल्यूकस निकेटर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको पहले भी मैंने बता दिया था ये जो इसके यूनानी नाम है और एक आधुनिक नाम बता देता हूँ। देखिए जैसे 4 प्रांत कौन कौन से हैं? देखिए एरिया, ये ये एरिया है यूनानी नाम और हेरात इसका आधुनिक नाम। तो डियर फ्रेंड्स, एक तो ये शहर देता है, एक अराकोशिया देता है जिसको हम वर्तमान में कंधार कहते हैं, एक जेड्रोसिया देता है वर्तमान में बलूचिस्तान कहते हैं, और एक पेरोपानेसिया यानी कि पेरोपानेसेडाई ये काबुल को कहते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये 4 प्रांत किसको देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर देता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई, क्योंकि डियर फ्रेंड्स यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि मोस्ट क्वेश्चन बनता है। तो प्लीज़ आप इनके यूनानी नाम और अपने आधुनिक नाम इसको याद करना है। आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। देखिए आप ना जो भी आपका जो डाउट है वो प्लीज़ आप कमेंट में कमेंट करके मेरे को बताइएगा, ठीक है। जो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ उसकी समस्या का समाधान मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपको इस समस्या का समाधान करके आपको बताऊंगा, ठीक है। या फिर मैं जैसे जब अगला जो वीडियो पढ़ाता हूँ उसमें आपकी समस्याओं का समाधान मैं कर सकता हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिएगा, ओके। बात करते हैं और ना सब्सक्राइब भी प्लीज़ आप बढ़ाइएगा, ठीक है। दोनों के मध्य एक संधि होती है, यानी कि मैंने बताया था दोनों के मध्य एक संधि होती है, 303 के अंदर ये संधि होती है। और इस
संधि के पश्चात होता क्या है कि जो सेल्यूकस निकेटर है ये अपनी जो पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को क्या करता है, 500 हाथी देता है। तो देखिए 500 हाथी तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को देता है, और 4 बड़े प्रांत है उत्तर पश्चिम वाले, वो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में देता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जो बात है सेल्यूकस का एक जो क्या राजदूत था, यानी कि सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीस, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के में अपना राजदूत नियुक्त करता है। और इसके साथ ही क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर अपना जो राजदूत है यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना जो राजदूत है मेगास्थनीस को उसके दरबार में नियुक्त करता है, और वह फिर क्या करेगा, आगे जाकर इंडिका नामक पुस्तक लिखेगा। तो पहले हम मेगास्थनीस की एक बात कर लें, या एक बात करते हैं कि भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार था, यानी कि मेगास्थनीस था ना, ये भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार। तो इसको भी आप बहुत ही डिटेल से इसको देखना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई किसकी, सेल्यूकस निकेटर और जो चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध होता है, फिर वो अपनी लड़की की शादी करता है, फिर उसको 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर देता है, फिर उसके एवज में 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य देता है। साथ ही सेल्यूकस निकेटर अपने जो अपना जो राजदूत था जो मेगास्थनीस को उसके दरबार में नियुक्त करता है, और फिर दरबार में नियुक्त करने के पश्चात जो मेगास्थनीस है इंडिका नामक पुस्तक लिखता है, और इससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगली बात करते हैं सौराष्ट्र पर अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ना है और उसको याद ही करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से आते हैं, बहुत ही माइनर क्वेश्चन आता है। तो देखिए सौराष्ट्र पर अधिकार है। देखिए सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार की पुष्टि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए सौराष्ट्र आज वर्तमान में गुजरात में। ठीक है, तो सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार की पुष्टि कहाँ से मिलती है, एक रुद्रदामन है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले वाले जो वीडियो है उसमें बताया था, ये जूनागढ़ एक अभिलेख और जूनागढ़ का किला है। जूनागढ़ का अभिलेख है गुजरात में, और जूनागढ़ का किला है बीकानेर में जो राजस्थान में है, जिसको हम जमीन का जेवर भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, रुद्रदामन के जूनागढ़ से ये हमें जानकारी मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए डियर फ्रेंड्स, च और मो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत को जीता, यानी कि उसने पश्चिमी भारत को जीता, और क्या करता है, वहाँ पुष्यगुप्त को प्रांतीय शासक नियुक्त करता है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिम भारत को जीतने के पश्चात अपना गवर्नर राज्यपाल किसको नियुक्त करता है, पुष्यगुप्त को करता है राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बात करते हैं, देखिए जो गवर्नर था यानी कि राजा पुष्यगुप्त ने यहाँ एक पर्वत है उर्जयंत पर्वत, देखिए उर्जयंत और ये रे उड़ाइए इसके, उर्जयंत। ठीक है, ये उर्जयंत पर्वत है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये देख लीजिए, ये जय है उर्जयंत पर्वत है। उस उर्जयंत पर्वत से 2 नदियां निकलती, एक तो पलाशनी, कौन सी, एक तो पलासनी और एक है स्वर्ण सिक्का, कौन सी, सुवर्ण सिक्का। ठीक है, सिक्का या सिक्कता भी बोलते हैं, सिक्ता, स्वर्ण सिक्ता नामक 2 नदियां बहती थी। किस पर्वत से, उर्जयंत पर्वत से, एक तो पलासनी नदी और एक स्वर्ण सिक्ता नदी निकलती थी। और इस स्वर्ण सिक्ता और पलासनी नदी के पानी को रोक कर उसने यानी कि गुजरात के अंदर एक सुदर्शन झील का निर्माण, वेरी मोस्ट। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये बार फिर से सुनिए, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करते हैं, पश्चिमी भारत को जीतता है और वहाँ का गवर्नर किसको नियुक्त करता है, पुष्यगुप्त को वहाँ का गवर्नर नियुक्त करता है। ये पुष्यगुप्त क्या करता है कि वहाँ पर एक पर्वत होता है उर्जयंत पर्वत। ठीक है, उर्जयंत पर्वत से 2 नदियाँ निकलती थी, एक तो पलासनी और एक स्वर्ण सिक्ता नदी निकलती थी। उस स्वर्ण सिक्ता और पलासनी नदी के पानी को रोककर इसे पुष्यगुप्त ने वहाँ पर एक सुदर्शन झील का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पर निर्माण की अगर बात आए तो निर्माण कौन करता है, किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और राज्यपाल कौन होता है, पुष्यगुप्त था। और किस झील का निर्माण करता है, सुदर्शन झील का। किस नदियों पर,
पलाशन नदी और सुवर्ण सिकता नदी के पानी को रोककर किस पर्वत से निकलती है? उर्जंत पर्वत से निकलती है। तो यहाँ पर निर्माण की बात आती है तो पुष्यगुप्त की। फिर आगे जाकर हम बात करेंगे, जैसे अशोक के शासनकाल में होता है, रुद्रदामन के शासनकाल में होता है, तो इसका जीर्णोद्धार करवाइए, क्योंकि ये बाद में टूट जाती है। तो वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से मैंने बता दिया, वहाँ पर मैं पलाशनी और स्वर्ण सिकता नदी के बारे में नहीं बताया। तो डियर फ्रेंड्स, इसको आपको याद करना है, ठीक है। ये तो आगे स्वराष्ट्र अधिकार। आगे की बात अगर करें तो दक्षिणी भारत की बात करते हैं। जैन ग्रंथों और परंपराओं तथा तमिल कवि मामूसना यानी कि मामूलना तथा तमिल ग्रंथ एहनानूर और मुरनानूर यानी कि दो तमिल ग्रंथ एहनानूर और मुरनानूर चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणी विजय का उल्लेख करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए जैन ग्रंथों और तमिल कवि मामूलना तथा तमिल ग्रंथ एहनानूर और मुरनानूर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय के दक्षिणी विजय का उल्लेख इसमें मिलता है। कर्नाटक से प्राप्त पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों के आधार पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, यानी कि दक्षिणी भारत पर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं बांग्लादेश की पर अधिकार की बात करें तो बांग्लादेश पर अधिकार की बात करें, देखिए बांग्लादेश की बोगरा जिला है। बांग्लादेश में कौन सा जिला है? एक बोगरा जिला है। बोगरा जिले में एक स्थान है महास्थान, यानी कि महास्थान से एक अभिलेख में महास्थान का अभिलेख उसके मिला है। इसमें किस बात का वर्णन है? अन्न एकत्रित करने और अकाल के समय उसके वितरण यानी कि अन्न को बांटने का संबंधित इसका उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख प्रारंभिक मौर्य लिपि में है, यानी कि प्रारंभिक जो मौर्य की जो लिपि उसमें है, और इसे कांकनी मुद्रा का उल्लेख है। और इसमें किस मुद्रा का है? कांकनी मुद्रा का उल्लेख मिलता है, जो अभी अर्थशास्त्र में भी है। अतः इस अभिलेख को चंद्रगुप्त मौर्य का माना जाता है, यानी कि जो बोगरा जो जिला है बांग्लादेश में, जो वहाँ पर महास्थान नामक अभिलेख मिलता है, वो किससे संबंधित, किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के शासक से संबंधित है। तो डियर फ्रेंड्स, ये भी देखिए। इसके अलावा ये जो अभिलेख लिखा हुआ है वो प्रारंभिक मौर्य लिपि उसमें लिखा, और वहां पर एक मुद्रा का उल्लेख मिलता है, वो कांकनी मुद्रा का उल्लेख मिलता है। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इस आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य का इस क्षेत्र पर अधिकार स्वीकार कर लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बात करें तो देखिए कलिंग की विजय की बात आती है, तो कलिंग पर भी चंद्रगुप्त मौर्य अधिकार करता है। देखिए पूर्व में नंदवंश का अधिकार था कलिंग पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों का साम्राज्य मिला, अतः कलिंग पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। हालांकि मेगस्थनीज के विवरण आधार पर प्लिनी ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेगस्थनीज के विवरण के आधार पर प्लिनी ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। आगे बात करें, देखिए ग्रीक साहित्यकार यानी कि ग्रीक साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को दो नाम यानी कि एंड्रोकोटस और एक सेंड्रोकोटस कहा है। कहने वाले व्यक्ति है एक तो स्ट्रेबो, एक जस्टिन, एरियन और प्लूटार्क। ठीक है डियर फ्रेंड्स, प्रथम इसका जो सर्वप्रथम जो उल्लेख है, यानी कि सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंट्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तो इसके डियर फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो है उसमें मैंने ये बातें आपको बता दी थी। आगे बात करें तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित करते हैं और मगध पर क्या करता है? अधिकार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम अभिलेख उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो देखिए इससे मिलती है। ठीक है, विशेष बात अगर करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम काल में मगध पर 12 वर्ष का अकाल पड़ता है। तब वह भद्रभाव से जैन धर्म की शिक्षा देकर उन्हीं के साथ दक्षिण में चले जाते हैं और चंद्रगिरी पहाड़ी पर जाकर सर्वनिवल कर्नाटक में अपने संलेखना विधि से 298 ईस्वी में अपने प्राणों को त्याग देते हैं। और ये बात हमें हरिसेन के अनुसार विशाखाचार्य की से दीक्षा लेते हैं। इसके अलावा देखें तो प्लूटार्क व जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर से भेंट का उल्लेख करते हैं और साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का प्रथम अभिलेख पतंजलि के महाभाष्य में भी मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पतंजलि का महाभाष्य है उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उल्लेख मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य का एंड होता है। अगला जो टॉपिक रहेगा, इसके जो उत्तराधिकारी है, इसका पुत्र है सिंहसेन, इसको हम बिंदुसार भी कहते हैं, उसका बहुत ही डिटेल से हम वर्णन करने वाले हैं, क्योंकि इसका एक ही वीडियो होगा क्योंकि ये छोटा है। अगला इसके बाद में होगा सम्राट अशोक के बारे में, इससे 2 वीडियो होंगे। फिर
हम मौर्य साम्राज्य की बात यानी कि मौर्य प्रशासन की बात करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ अपने टीके स्टडी क्लासेस जो चैनल उसके लिंक को अपने जो दोस्त हैं उन दोस्तों के पास से इसके लिंक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ तो वो आपके पास तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो डियर फ्रेंड्स, अगली मुलाकात अगली नई वीडियो के साथ हमारी होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।